नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट ऑफ 2001 के बारे में। तो जब भी कोई नई वैरायटी को प्रोड्यूस किया जाता है तो उस वैरायटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी वैरायटी उसको प्रोड्यूस करने वाले किसान या ब्रीडर या किसी भी साइंटिस्ट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी क्रिएशन जो किसी इंसान ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके किया गया हो तो हम उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। 2005 तक केवल उन सब्सटेंसेस को पेटेंट किया जाता था जो केमिकल प्रोसेस से प्रिपेयर होते थे। 2005 से एक लेजिस्लेशन फंक्शन होना स्टार्ट हुआ जो 2001 में लाया गया था। ये लॉ था हमारा पीपीवी एंड एफआर एक्ट ऑफ 2001। ये दुनिया का पहला लेजिस्लेशन था जो प्लांट वैराइटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है और ब्रीडर्स और फार्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे जो फार्मर्स हैं, अगर उन्हें पता होगा कि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या जो भी वो वैरायटी डेवलप कर रहे हैं वो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे फार्मर्स ज़्यादा इनोवेशंस करेंगे। उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो इनोवेशंस हैं वो सब प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इनोवेशंस उनके प्रोटेक्टेड होंगे तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस किए जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और तो और हमारा सीड प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस होंगे तो बाकी के फार्मर्स को भी हाई क्वालिटी सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा सकेगा। वैसे ही हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर ने काफ़ी रिमार्केबल एडवांसेस किए हैं, जैसे कि बहुत सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप किया है। तो अगर इसी तरह का एक्ट आता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ग्रोवर्स हैं उनमें इनोवेशन प्रमोट किया जा सकता है और ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारा पॉवर्टी रिडक्शन से और फूड सिक्योरिटी से। तो जैसे जैसे हमारी जो सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हाई क्वालिटी सीड्स होंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। तो वो क्वालिटी सीड्स जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो हाई क्वालिटी इंडिविजुअल्स या हाई प्रोडक्टिविटी वाले प्लांट्स को जनरेट करेंगे। तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंच पाएगा, तो हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी जब लोगों के पास खाना जाएगा उससे हमारा पॉवर्टी रिडक्शन भी होगा। सो ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इन दोनों चीज़ों को। नेक्स्ट ये होता है कि अगर हमारे फार्मर्स नई चीज़ डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं तो जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता है कि हाँ, उन्हें पता है कि हम यहाँ पे कोई चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे को यहाँ से कुछ मिलेगा। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ट्रेड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। इसी के साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होता है। तो इसी के लिए इंडिया ने ट्रिप्स एग्रीमेंट को रेटिफाई किया ताकि उसके जो प्रोविजंस हैं हम उनको इफेक्ट में ला सकें और उसके जो प्रोविजंस थे उनके अकॉर्डिंग हमारा ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट इंडिया में लाया गया। जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट है, ये एक इफ़ेक्टिव सिस्टम इस्टेब्लिश करता है जो फार्मर्स, ब्रीडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ाया जा सके ताकि एग्रीकल्चर में इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके। ये एक्ट इंश्योर करता है कि फार्मर्स को हाई क्वालिटी सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो एक्ट है ये फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट तो करता ही है, उसके साथ साथ एक उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी सेफ गार्ड करता है। तो इस एक्ट के अंडर हमारा जो ब्रीडर है वो कौन हो सकता है। ब्रीडर हमारा एक इंसान हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं, फार्मर हो सकता है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स हो सकते हैं, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसने किसी वैरायटी को ब्रीड किया है या उसको डेवलप किया है। तो ब्रीडर में कोई भी आ सकता है, एक इंसान आ सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स आ सकते हैं, फार्मर आ सकते हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर्स आ सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है। जो वैराइटीज़ को इस एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता है उनको बोलते हैं रजिस्ट्रेबल वैराइटीज़, और ये वैराइटीज़ नोवेल्टी और डस्ट क्राइटेरिया को कंफर्म करनी चाहिए। तो हमारी वो कौन सी वैराइटीज़ होती हैं जो रजिस्ट्रेबल हैं, उनमें हमारी पहली वैराइटीज़ आती हैं जो नई वैराइटीज़ होती हैं जिनमें नोवेल्टी का फीचर होता है। ये इनको हम न्यू वैराइटीज़ कैसे बोलते हैं
कि ये वो वैराइटीज़ हैं जिनको कहीं भी बेचा नहीं गया है या डिस्पोज़ नहीं किया गया है इंडिया में, और ये प्रोटेक्टेड नहीं है अंडर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अर्लियर देयर 1 ईयर इन इंडिया, अगर इंडिया में फ़ाइल कर रहे हैं तो 1 साल पहले तक नहीं होनी चाहिए, और अगर इंडिया के बाहर है तो 4 साल पहले तक नहीं होनी चाहिए। और अगर इंडिया के बाहर हम बात कर रहे हैं ट्रीज़ या वाइन्स की, तो 6 साल का उनका ड्यूरेशन है। तो उस टाइम पीरियड में उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया हो तो हम उन्हें बोलेंगे कि वो नई वेराइटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारी जो वेराइटीज़ होती हैं वो होती है फार्मर्स वैरायटी। फार्मर वैरायटी वो होती है जो कि ट्रेडिशनली कोई फार्मर कल्टीवेट कर रहा है अपनी फील्ड में, या फिर किसी ऐसी वैरायटी का वो वाइल्ड रिलेटिव है जो फार्मर को जिसकी नॉलेज है, तो वो हमारी हो जाती है फार्मर्स वैरायटी। थर्ड होती है हमारी एक्सटेंट वैरायटी। एक्सटेंट वैरायटी वो होती है जिसको सीड्स एक्ट ऑफ 1966 के अंदर नोटिफाई किया गया हो, उस वैरायटी की कॉमन नॉलेज होनी चाहिए, या फिर वो फार्मर वैरायटी होनी चाहिए, या फिर वो ऐसी कोई भी वैरायटी जो पब्लिक डोमेन में हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंट वैरायटी। नेक्स्ट होती है हमारी एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। ये एक ऐसी वैरायटी होती है जो इनिशियल वैरायटी से डिराइव की हुई हो, और उसमें जो हमारे को एसेंशियल फीचर्स चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो उसमें प्रेजेंट हों, पर वो हमारी जो इनिशियल वैरायटी है उससे हम उसे अलग समझ पाएँ, वो हमें अलग दिखाई देगी। हाँ, ये वो सेम वैरायटी नहीं है, पर उसके बावजूद भी उसमें इनिशियल वैरायटी के भी जो फीचर्स हैं वो भी एक्सप्रेस हों, तो वो हमारी क्या बोली जाती है, एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो हमारी रजिस्ट्रेबल प्लांट वैराइटीज़ हैं, इनको ज़रूरत होती है कि नॉवेल्टी का और डस्ट का क्राइटेरिया को कंफर्म करें। तो नॉवेल्टी और डस्ट होता क्या है? नॉवेल्टी की हमने बात की थी अभी कि वो वैरायटी नई होनी चाहिए। डस्ट टेस्टिंग करते हैं हम किसी भी वैरायटी को चेक करने के लिए कि वो नई है या नहीं है, ताकि हम उसे इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो डस्ट टेस्टिंग में डस्ट में डी स्टैंड्स फॉर डिस्टिंक्टनेस, यू स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्मिटी, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी। डिस्टिंक्टनेस का मतलब होता है कि जो हमारी न्यूली ब्रेड वैरायटी है वो एग्जिस्टिंग वैरायटी से अलग होनी चाहिए, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें, दैट इज़ यू। देन हमारी जो ये वैरायटी है, अगर हम इसे और आगे ब्रीडिंग करें तो इसके जो हमने कैरेक्टर्स जो डिस्टिंक्ट थे, राइट, जो अलग कैरेक्टर्स थे, वो दूसरी जनरेशन्स में भी पास ऑन होने चाहिए। मतलब दूसरी जनरेशन्स में वो जाके चेंज ना हो जाए, तो वो चीज़ हो जाती है उसकी स्टेबिलिटी, कि वो वैरायटी स्टेबल है, वही कैरेक्टर्स आगे भी दिखाएगी। सो डस्ट टेस्ट से हमें पता चलता है कि जो हमारी वैरायटी है उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। और डस्ट टेस्ट करने का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ मिनिमम ड्यूरेशन इज़ 2 ईयर्स, और इसे 2 अलग अलग लोकेशंस पे किया जाता है। सो हम देखते हैं कि डस्ट टेस्ट को एग्जैक्टली करा कैसे जाता है, उसे कंडक्ट कैसे किया जाता है। सो डस्ट टेस्ट को ऐसी कंडीशंस में कंडक्ट करना चाहिए जो कंडीशंस नॉर्मल ग्रोथ को इंश्योर करें। हर टेस्ट जो होता है उसमें 150 प्लांट्स होने चाहिए, और उनको 3 रेप्लिकेशंस में डिवाइड करनी चाहिए। सो 150 प्लांट्स मिनिमम होते हैं डस्ट टेस्ट के लिए, और जो भी रेप्लिकेशंस हैं वो सारे रेप्लिकेशंस सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस को शेयर करें। सो दीज आर द 3 कंडीशंस जिसके अकॉर्डिंग हमारा डस्ट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो PPB एंड FR एक्ट है उसके प्रोविजंस क्या है। सो हमारा जो प्लांट प्रोटेक्शन का एक्ट है ये राइट्स देता है, कुछ किस किस को देता है, रिसर्चर्स को देता है, ब्रीडर्स को देता है, फार्मर्स को देता है। तो रिसर्चर्स को ये राइट देता है कि वो रजिस्टर्ड वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। ब्रीडर्स को ये राइट देता है कि वो अपना जो प्रोड्यूस है उसे
सेल कर सकें, मार्केट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो भी उन्हें करना है वो कर सकते हैं। इसका प्रोटेक्शन का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 15 ईयर्स फॉर एनुअल्स क्रॉप्स और ट्रीज़ और वाइन्स के लिए 18 ईयर्स है। देन ये फार्मर्स को राइट देता है कि वो सेव करें, यूज़ करें, रीसो करें, एक्सचेंज करें, इवन आपस में शेयर करें और जो भी फार्म प्रोड्यूस हो उसे सेल भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सीड्स। जो भी प्रोटेक्टेड वैराइटीज़ हैं उनकी सीड्स, उनके जो भी फार्म प्रोड्यूस है उन सब चीज़ों को वो सेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके के राइट्स ये फार्मर्स को देता है। नेक्स्ट इसी एक्ट के कुछ और प्रोविजंस हैं। वो ये है कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अगर जो उन्हें रजिस्टर्ड वैरायटी मिली है वो वैरायटी उस तरह से परफॉर्म अगर नहीं कर रही है तो फार्मर्स कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। जो फार्मर्स किसी तरह से प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं या उन्हें एनहांस कर रहे हैं तो उनको रिकग्निशन भी मिलता है और मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर इन केस ऐसा होता है कि फार्मर्स को नहीं पता कि ये रजिस्टर्ड वैरायटी है और वो उसे यूज़ करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन की नॉलेज के बिना, तो उन्हें लीगल इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है। और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के यूज़ से जो भी बेनिफिट होता है उसको इक्विटेबली शेयर करने का भी प्रोविज़न इसमें दिया गया है।